तनु, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जरा आकर दे दो। टेबल पर रखे हैं, ध्यान से देखो। तभी किचन में रिया आ जाती है। अरे वाह रिया, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई। आज सूर्य पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हो, जैसे मैं कभी सुबह उठती ही नहीं। हॉल में बैठी शोभा ये सब सुन रही होती है। तो फिर बताओ, तुम कौन से दिन जल्दी उठती हो? बहू सही तो कह रही है, लगता है आज भी अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने ही जाना होगा। मम्मी, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे भाभी, मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। आज एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, नाश्ता लंच डिनर सब वहीं होगा। पर रिया, बर्थडे पार्टी तो शाम को होती है ना। अरे मेरी प्यारी भाभी, आप कितनी भूली है। दरअसल हम लोग पहले गिफ्ट खरीदेंगे फिर पार्टी। आप तो जानती हो लेट हो ही जाता है। फिर रिया वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद वो रेडी होकर वो बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करके रिया बर्थडे लोकेशन पर पहुंचती है, जहां दिव्या, अनाया और युवराज पहले से मौजूद होते हैं। ओह, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। मैं तो हमेशा से ही हूँ, बस तुम नोटिस नहीं करते हो। अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, आज तान्या का बर्थडे है। चलो पहले केक कट करते हैं, फिर पार्टी करेंगे। सब दोस्त मिलकर तान्या को गिफ्ट देते हैं। केक कट होता है और पार्टी शुरू हो जाती है। रिया और युवराज ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और दोनों होश में नहीं रहते। इन दोनों को इस हालत में घर कौन छोड़ेगा? यही रुक जाते हैं, मैं घर फोन करके बता दूंगी कि रिया मेरे साथ है। अनाया तनु को फोन करके बता देती है। सभी दोस्त होटल में ही रुक जाते हैं। नशे की हालत में रिया और युवराज एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सब नॉर्मल होते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर आते ही सुरेश सवाल करता है, तुम रात भर कहाँ थी? एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा? तभी किचन से तनु आती है। पापा, इसने बताया था कि आन्या के घर रुकेगी। आन्या की भी कॉल आई थी। मैं रात ही आप लोगों को बताने वाली थी, लेकिन आप सब सो गए थे। तनु की बात सुनकर सुरेश चुप हो जाता है। रिया अपने कमरे में चली जाती है। एक महीना ऐसे ही गुजर जाता है। आज रिया का मूड ऑफ है और वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही है। तभी तनु उसके कमरे में आती है। क्या बात है रिया, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? जब मुझे कुछ नहीं बताना है तो बार बार मेरे कमरे में क्यों आते हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। रिया के इस बदले स्वरूप और व्यवहार से तनु समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। हमेशा हंसने खेलने वाली रिया यूं उदास नहीं बैठी है। वो कमरे से बाहर तो जाती है, लेकिन दरवाजे के पास ही रुक जाती है। तभी रिया का फोन बजता है। कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन कर रही हो? मैं नहाने गया था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पहले मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा पंगा हो गया है। रिया युवराज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे लगता है कि यह सब तान्या की बर्थडे पार्टी वाली रात की वजह से हुआ है। बाहर खड़ी तनु भी ये सब सुन लेती है और ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, रिया ने ये क्या कर दिया? तनु तुरंत रिया के पास जाती है। तनु को देखकर रिया जान जाती है कि उसने युवराज के साथ हुई बातें सुन ली है, इसलिए वो रोते हुए तनु को सब कुछ बता देती है। भाभी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे बचा लो। रो मत, बस ये बताओ, क्या वो लड़का सीरियस है तुम्हें लेके? वो तुमसे शादी करेगा या नहीं? हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब किसी तरह घर वालों को मना लो। तनु सारी बात घर वालों को बता देती है। सबको गहरा झटका लगता है। सुरेश और रोहित गुस्से में आ जाते हैं। इसे जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? तनु सबको शांत रहने को कहती है और समझाती है कि गुस्से में फैसले नहीं लिए जाते। रिया भी हॉल में आ जाती है। तूने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। मैं तो कहती हूँ अबॉर्शन करा दे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी भी करेगा। चुप रह, जुबान संभाल। हालात बिगड़ते देख तनु समझदारी से सबको समझाती है। रिया की शादी तो करनी ही थी, फिर युवराज के साथ क्यों नहीं? इससे पहले की बात बाहर जाए, शादी कर देनी चाहिए। तनु के समझाने से सब मान जाते हैं। तनु युवराज के घर बात करती है और अगले हफ्ते शुभ मुहूर्त में रिया युवराज की शादी हो जाती है। आज रिया का ससुराल में पहला दिन है। उठो महारानी, 12 बज गए हैं। मायके में भी इतना ही सोती हो क्या? हाँ, मुझे देर से उठने की आदत है। मेरे घर वालों ने कभी नहीं रोका मुझे। ये ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ नौकर नहीं है। मम्मी जी, सुबह सुबह लेक्चर मत दीजिए। आपको पता तो होगा ना कि माँ और बच्चे के लिए नींद कितनी जरूरी होती है। सर्रा को समझ आ जाता है कि रिया के साथ बात करना उसका टाइम वेस्ट है, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब रिया का तीसरा महीना लग जाता है। युवराज, मेरा केक खाने का मन कर रहा है और आज तो बाहर के खाने की क्रेविंग भी है। चलो बाहर खाने चलते हैं। अरे रुको, मैं अभी पापा से पैसे लेकर आता हूँ। शादी से पहले युवराज रिया के पैसे उड़ाता था। अब शादी के बाद रिया उसके घर आ गई है और वो अपनी पत्नी का खर्चा पापा के पैसों से चलाता है। घर वाले इससे बहुत परेशान है क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करता। पापा, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। रिया का बाहर खाने का मन कर रहा है। हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए। पहले अकेला निकम्मा था, अब अपनी पत्नी और बच्चे का भी खर्चा मुझ पर डाल दिया। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई सरला भी आती है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-1 रुपया जोड़कर हमने ये चीज खरीदी है और तुम दोनों मिलकर महीनों में खत्म कर दोगे। युवराज और रिया की हरकतें घर वालों की सहनशीलता से बाहर हो चुकी थी। आज मोहन गुस्से में उन्हें घर से निकाल देता है। रिया और युवराज मायके आते हैं। हॉल में बैठी शोभा रिया को बोरिया बिस्तर लेकर आई देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ? तुम लोग बिना बताए कैसे एक साथ आ गए? सब ठीक तो है ना ससुराल में? हाँ मम्मी जी,
सब ठीक है, रिया का आपसे मिलने का मन किया इसीलिए आई। युवराज के झूठ बोलने पर रिया उसे चुप कराकर अपनी माँ से बोलती है। मम्मी, मेरे ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया। वैसे भी उस छोटे घर में मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने सही किया है ना? ये लो, ये क्या कम निकम्मी थी जो ये अपने जैसे निकम्मे पति को भी ले आई। अब मुझे दो दो निकम्मों को सहना पड़ेगा। तनु परेशान थी पर कुछ कहती नहीं है। वहीं सुरेश भी ये सब सुन रहा था। तभी रोहित अपने कमरे से बाहर आता है। मम्मी, इसे कह दो कि इस घर से चली जाए। मैं और पापा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सुरेश भी यही कहता है, लेकिन तनु आकर मामला संभाल लेती है। चुप हो जाओ, कम से कम दामाद के सामने ऐसी बातें मत करो। बाद में ये सब डिसाइड कर सकते हैं। भाभी, युवराज हमारे घर का सदस्य है। जो बातें होगी उसके सामने होगी। और जितना भैया का प्रॉपर्टी में हिस्सा है उतना मेरा भी है। ये मेरा घर भी है, मैं यही रहूंगी। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। शोभा और तनु दोनों भाई बहनों को लड़ते देखती है। रिया तभी अचानक रोने का ड्रामा करती है। मम्मी, बेटियों की शादी में गलती माफ हो जाती है। क्या आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया है? अब आप सोचिए मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी। नहीं मेरा बच्चा, तुम यहीं रहो। रिया, तुम टेंशन मत लो। ऐसे स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। जाओ अपने कमरे में, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। सुरेश और रोहित को रिया और युवराज के साथ घर में रहना पसंद नहीं आया, लेकिन तनु उन्हें समझा देती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रिया दोपहर 12 बजे सोकर उठती है और किचन की तरफ आती है। भाभी, आज तो मेरा कढ़ी पकौड़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। साथ में चावल और मिक्स वेज के साथ पूरियां भी हों तो मजा आ जाएगा। मुझे तो इस घर में नौकरानी बना रखा है। जब जो चाहे वो फरमाइश करता रहता है। तनु ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रिया कहती है। भाभी, अभी 3रा महीना लग गया है और मेरा कमरा छत पर है। ऐसे बार बार सीढ़ी से उतरना मेरे लिए सही नहीं है। रिया साफ शब्दों में कह देती है कि वो छत वाले कमरे में रहती है और अब तनु को अपना कमरा खाली करना होगा ताकि वो वहां शिफ्ट हो सके। वहीं हॉल में बैठी शोभा ये सारी बातें सुन रही होती है। अरे इतना बड़ा घर है तेरे बाप का, किसी और कमरे में रह ले। मेरी बहू के कमरे को ही खाली करवाना है क्या? और तनु, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मम्मी, आपको अपनी बेटी से ज्यादा बहू प्यारी है। जब मेरी बेटी निकम्मी हो जाती है तब बहू ही काम आती है। मुझे मेरी बहू बहुत प्यारी है। वैसे भी तुमने हमें कभी चैन से सांस लेने दी है क्या? और तेरा वो पति दिन भर फरमाइशी करता रहता है। तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? रिया के परिवार वाले रिया और युवराज को खूब सुनाते हैं, लेकिन दोनों चिकने घड़े साबित होते हैं। इन पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन युवराज खिड़की से बाहर देखते हुए मौसम की बात करता है। रिया बेड पर बैठी फोन चला रही थी। रिया, देखो बारिश आ रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तुम अपनी भाभी से बोल दो पकौड़े बना दे। रुको, मैं अभी भाभी से कहकर पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज बनवा लेती हूँ। उसी समय तनु रिया के कमरे के सामने से गुजर रही होती है। उसे आज रोहित के साथ बाहर डिनर पर जाना था और वो जल्दी जल्दी काम निपटा रही होती है। तभी रिया अपनी भाभी को फोन करती है। तनु भाभी, युवराज का पकौड़े खाने का मन कर रहा है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। आप बना दोगी ना? लेकिन आज तो मुझे रोहित के साथ बाहर जाना है। अगर लेट हो गई तो रोहित गुस्सा करेंगे। आप खुद बना लेना। कितना टाइम लगेगा? आप तो सब काम जल्दी कर लेती हो। प्लीज बना दो। बेचारी तनु दोनों की फरमाइशें पूरी करते करते तंग आ चुकी है। कब रात के 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। रोहित इंतजार करते करते सो जाता है। थकी हारी तनु अपने कमरे में आकर लेट जाती है। रोहित ने कितने प्यार से आज बाहर चलने को कहा था, लेकिन रिया और युवराज की वजह से मैं नहीं जा पाई। इन्हीं ख्यालों के साथ उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह तनु किचन में काम कर रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। मम्मी, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा। हम तेरी बुआ के घर जा रहे थे। रास्ते में तेरा घर पड़ता है तो तेरे पापा कह रहे थे कि तुझे देख ले। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग आ जाइए, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। तनु जाकर रोहित को मम्मी पापा के आने की बात बता देती है। रोहित उससे नाराज तो था, लेकिन वो उसकी मजबूरी भी समझता है। थोड़ी देर बाद तनु के मम्मी पापा आ जाते हैं और मोहिनी तनु को गले लगाती है। मेरी बच्ची, कितने दिन हो गए तुझसे मिले। तुझे अपने मायके की याद नहीं आती? आती है मम्मी, लेकिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। सास ससुर का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। शोभा भी बातों में शामिल हो जाती है। सच में ये तो हमेशा हमारी खिदमत में लगी रहती है। आपने तनु की बहुत अच्छी परवरिश की है मोहिनी जी। सब हॉल में बातें कर रहे होते हैं। तनु किचन से तरह तरह की चीजें बनाकर लाती है। तभी युवराज अपने कमरे से बाहर आता है। मोहिनी की नजर उस पर पड़ती है। तनु, ये कौन है? मम्मी, रिया के पति हैं। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये दोनों यहीं रहते हैं? तनु शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। हाँ मम्मी, 1 महीना हो गया है। शोभा जी, बड़ा दिल है आपका। हमारे यहाँ तो दामाद एक रात भी नहीं रुकता। इन्हें तो यहाँ रहते 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और कब जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है। क्यों युवराज और रिया, सही कहा ना मैंने? मोहिनी युवराज को 2-4 बातें सुनाती है, लेकिन हर बार की तरह उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आराम से अपना और रिया का खाने का सामान उठाता है और कमरे में चला जाता है। आखिरकार वो रिया का पर्सनल असिस्टेंट जो ठहरा। कमरे में जाते ही युवराज झुंझलाकर बोलता है, ये तुम्हारी भाभी की मम्मी मुझे ताने क्यों मार रही थी? अरे, अब क्या तुम्हें तानों का भी असर होने लगा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आज तुम्हारी भाभी ने अपने घर वालों की खुशी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। मैं तो इस घर का दामाद हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। हर बार क्या कहकर ही बनवाना पड़ेगा?
तो तुम्हारा जब मन करे बोल दिया करो, मैं खुद भाभी से कह दूंगी। युवराज और रिया अपने कमरे में बैठकर बेशर्मी में से सारा खाना खा जाते हैं और ऊपर से घर वालों को ही बुरा ठहराते हैं। थोड़ी देर बाद तनु के मम्मी पापा घर जाने के लिए तैयार होते हैं। अनिल रोहित को पैसे देते हुए बोलते हैं, लो बेटा, ये हमारा आशीर्वाद है। पापा, आपका आशीर्वाद मुझे पैसों के रूप में नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप बस दुआ करना कि मैं ऐसे ही आपकी बेटी की हर जरूरत पूरी करता रहूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है वो लोग जो अपने ससुराल का खाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, लेकिन फिर भी रख लो। फिर मोहिनी तनु की ओर मुड़ती है। तनु, तेरे लिए मैं कानपुर से ये सिल्क की साड़ी लाई हूँ। वहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है और ये झुमके कंगन भी। तनु की मम्मी उसके लिए बहुत सारा सामान लाई होती है। रोहित युवराज की ओर देखते हुए कहता है, मम्मी, मैं तनु को सब कुछ दिला सकता हूँ, आप बेकार में चिंता करती हैं। तनु के मम्मी पापा घर चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। बेचारी तनु लगातार घर के कामों में लगी रहती है और आज उसकी कमर में तेज दर्द हो रहा होता है। तभी कमरे से रिया की आवाज आती है, भाभी मेरे लिए केक बना दो। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हर वक्त मेरी बहू पर हुक्म चलाती रहती है। वो भी इंसान है, थकती है, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, जरा तो तरस खा। तो मैं इस हालत में कैसे काम करूंगी? क्यों नहीं कर सकती? अभी तो तेरा 5वां महीना ही चल रहा है। घर में हर तरह के काम होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अपनी कमरे की सफाई कर लिया कर। किचन में खड़े खड़े थोड़ा बहुत काम कर सकती है, लेकिन नहीं, तुझे तो हाथ पैर हिलाने ही नहीं। चल, अब हम दोनों जरूरी काम से मार्केट जा रहे हैं। घर का बचा हुआ काम तुम देख लेना। 5 महीने की प्रेग्नेंट रिया अपने हल्के उभरे बेबी बम पर हाथ रखे चुपचाप सब सुनती रहती है। शोभा रिया को 2-4 बातें सुनाकर तनु को साथ लेकर मार्केट चली जाती है। लौट कर आती है तो देखती है कि रिया ने काम कर दिया है। शायद पहली बार रिया ने अपने मायके में अपने बढ़ते पेट के बावजूद कुछ काम किया होता है। हॉल में बैठी शोभा बोलती है, रिया देख, हम दोनों भी थक गए हैं और ठंड भी हो रही है, जरा 1 कप चाय बना दे। रिया धीरे धीरे उठती है। चलते हुए अनजाने में अपने बेबी बम को सहारा देती है। तभी दरवाजे पर शांता काकी की एंट्री होती है। अरे शांता बहन, आजकल दिखती ही नहीं, कहाँ रहती हो? कुछ नहीं बहन, घर के कामों में लगी रहती हूँ। कल अपनी बेटी और दामाद से मिलकर आई थी और मेरी बेटी भी पेट से है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा महीना चल रहा है? अरे उसका तो 6वां महीना चल रहा है। अब तो पेट भी साफ दिखने लगा है। सच कहूँ तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। इतना अच्छा दामाद मिला है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मेरी बेटी की हर जरूरतें पूरी करता है। तभी किचन से रिया बाहर आती है। अब उसका बेबी बम्प साफ नजर आने लगा होता है। उसके पीछे युवराज भी आ जाता है। अरे, तेरी बेटी और दामाद तो यहीं रहते हैं। सच में बड़ी हिम्मत है इस लड़के की, जो ऐसे घर जमाई बनकर रह रहा है। मेरा दामाद तो कभी ना माने। सच में बहुत गैरतमंद है। शांता काकी जाते जाते रिया और युवराज को खूब सारी बातें सुना देती हैं। इस बार उनकी बातें दोनों को लग भी जाती हैं। रिया अपने उभरे पेट को देखकर अनजाने में सहम जाती है। यही वजह होती है कि दोनों बिना कुछ खाई चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। लोग सही कहते हैं, शादीशुदा बेटी की इज्जत मायके में उसके पति से होती है, और मेरा पति, इसकी तो अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं है। युवराज के मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त का फोन आ जाता है। भाई कहाँ है तू? आज शहर में फुटबॉल मैच है और तू तो फुटबॉल का एक्सपर्ट प्लेयर है। क्या कहता है, आएगा खेलने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा, बस 10 मिनट दे, अभी आता हूँ। युवराज रिया को बताकर मैच खेलने निकलने ही वाला होता है कि जैसे वो बाइक में किक मारता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती, उसमें पेट्रोल ही नहीं होता। युवराज वापस रिया के पास आता है। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वापस? कहाँ गया? गया ही नहीं। तुम्हारे भाई ने बाइक में पेट्रोल डलवाना ही बंद कर दिया है। हाँ, और आजकल तो कार्ड भी ब्लॉक पड़े हैं। मेरे पास तो कैश भी नहीं है। रिया और युवराज बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तनु ने हॉल में बुला लेती है। रिया, युवराज, देखो कितनी अच्छी फनी मूवी चल रही है, साथ बैठकर देखेंगे। मैंने पॉपकॉर्न बनाए हैं। असल में ये तनु और शोभा का प्लान होता है। वो दोनों रिया और युवराज की गैरत जगाना चाहती थी ताकि ये खुद को समझे और कुछ करने की सोचें, क्योंकि उनकी रोज रोज की फरमाइशें से तनु पूरी तरह तंग आ चुकी है। रिया और युवराज कमरे से निकलकर हॉल में आते हैं और मूवी देखने लगते हैं। अरे, ये तो मेरा फेवरेट कार्टून है। हाँ, मैं भी इसे बचपन में बहुत देखता था। ये बच्चा बड़ा शरारती है, अपने घर वालों को खूब परेशान करता है। हाँ, तभी तो मजा आता है, इसी वजह से लोग इसे देखते हैं। तभी मूवी में एक सीन आता है जहाँ बच्चा अपने पिता से कहता है, जब कोई काम नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, तो हमारा क्या होगा? तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। इन शराबी और निकम्मों की कोई इज्जत नहीं होती। बच्चे भी इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। देखो, छोटा बच्चा अपने बाप को कैसे सुना रहा है। ये सुनते ही युवराज वहाँ से उठकर चला जाता है। पीछे पीछे रिया भी आ जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उठकर चले आए? रिया, मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए और अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे भी एहसास हो रहा है, कुछ महीनों में मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम कुछ काम करते ही नहीं। हम कहाँ जाएंगे? तुम ये सोचो कि कल को हमारा बच्चा होगा, अगर वो भी हमें ऐसे ही कहे तो बहुत हो गया। पिछले कुछ दिनों से युवराज को लेकर घर में जो बातें बन रही थी उनसे रिया को भी बुरा लगने लगा था।
अब वो भी चाहती थी कि युवराज कुछ करे। आज उसे खुद भी समझ आ गया था। युवराज अपने पास बचे थोड़े से पैसों से बाइक में पेट्रोल डलवाता और काम ढूंढने निकल पड़ता है। शुरुआत में उसे कोई काम नहीं मिलता, ना अनुभव था, ना डिग्री थी। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है। युवराज खुश होता हुआ घर लौटता है। हॉल में सब लोग बैठे होते हैं। बेटा आज कहाँ गए थे? रोहित तो कह रहा था कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, फिर कैसे? मम्मी, अपने पास पड़े थोड़े से पैसों से पेट्रोल डलवा लिया था। और हाँ, मैं आप सबसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। युवराज सबको बताता है कि अब वो और रिया यहाँ नहीं रहेंगे। उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सैलरी से वो किराए का घर ले सकता है और अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। युवराज की बात सुनकर घर वाले मन ही मन खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की है। भाई सच कहूँ तो हम भी लोगों को जवाब देते देते परेशान हो गए थे। सब यही कहते थे कि तेरी बेटी जमाई कब जाएंगे। हाँ, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। भाई समझ में हर तरह के लोग रहते हैं। चलो तनु बेटा, तुम रिया की मदद कर दो। तनु रिया की मदद के लिए उसका सामान पैक करवाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि जरूरत पड़ने पर पूरा परिवार उसके साथ है। इसके बाद रिया और युवराज अपना सामान लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नए घर में रिया को सुकून और अपनापन महसूस होता है। युवराज को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो काम की अहमियत को समझने लगता है। दोनों एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले दिनों में रिया घर संभालती है, युवराज नौकरी करता है और समय शांति से बीतता है। ऐसी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। मुझे लगता है आज हमारा बेबी आएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे तुम घबराओ मत, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब अच्छा ही होगा। युवराज रिया को अस्पताल ले जाता है। रिया की सुरक्षित डिलीवरी होती है और वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अपनी बेटी को देखकर रिया और युवराज खुशी से भर जाते हैं। युवराज रिया के परिवार वालों को फोन करके बताता है। वो सब रिया से मिलने के लिए अस्पताल आते हैं। शोभा भावुक होकर नानी बनने की खुशी जताती है। थोड़ी देर में रिया के सास ससुर भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। आज दोनों परिवार एक साथ हैं, घर में खुशियां हैं, चेहरे पर मुस्कान है और एक नई शुरुआत सबके दिलों को